तो बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें हमने जो है लास्ट वीडियो में डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ा था। अब यहाँ पे हम छोटा सा शॉर्ट्स ले रहे हैं, जिसमें क्या कहते हैं, हमें मैक्सवेल की इक्वेशन पढ़नी है। 4 इक्वेशन जो मैक्सवेल की दी हुई है। ये चारों इक्वेशन किस पे बेस्ड है, थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक जल्दी जल्दी आइडिया ले लेते हैं। ये सबसे पहली जो इक्वेशन है ना, वो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप अच्छे जानते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये मैक्सवेल ने भी ऐसा ही बोला था, जैसे गॉस ने बोला था कि गॉस लॉ इस तरीके का होता है, ऐसे ही मैक्सवेल ने ही बोला। या ये तो इसका इंटीग्रल फॉर्म है, इसको आप डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रो क्या है, रो यहाँ पे आपके लिए हो जाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आपको सारी बात याद रखनी है जो मैं बता रहा हूँ। और दूसरा जो लॉ है ना, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, आप जानते हैं, इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए इक्वल टू जीरो, यानी कि द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ऐसा ही मैक्सवेल ने भी सेम बोला कि सिमिलर, ये भी जैसा गॉस ने बोला, जैसे गॉस लॉ मैग्नेटोस्टैटिक में, सिमिलरली मैक्सवेल ने भी वही बात कही, ठीक है ना। यानी कि इसमें भी कोई उसने चेंज नहीं किया। या फिर ऐसा बोल सकते हो डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, या फिर इसको बोल सकते हो डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। डाइवर्जेंस का टर्म क्या है बाद में आप समझेंगे, जब आप 12 के बाद कभी फिजिक्स पढ़ेंगे। थर्ड देखते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे के लॉ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या था, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। आपने पहले पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज के कारण वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, यही फैराडे ने बोला था। या फिर इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। डेल क्रॉस ई, ये जो है यहाँ पे क्या हो गया, इसका क्रॉस हो गया, ठीक है ना। इसको ये डेल क्रॉस हो गया, ये डेल डॉट हो गया, थोड़ा सा समझना है इसको। या फिर इसको आप कर्ल ऑफ ई भी बोल सकते हैं, इतनी चीज आपको याद रखनी है। और इसको डाइवर्जेंस ऑफ बी बोल सकते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ, अब एम्पियर का सर्किटल लॉ आप अच्छे जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई होता है। लेकिन मैक्सवेल ने किस तरीके से उसको यूनिफाई किया, किस तरीके से उसको मॉडिफाई किया, वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। यहाँ पे सिर्फ आपको इसको थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेना है कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई ना होके आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी होता है। और जो ये जो इतना टर्म दिख रहा है आपको, इसको डिस्प्लेसमेंट करंट भी बोलते हैं। और इन इक्वेशन का क्या मीनिंग है वो भी आपके यहाँ पे मैंने सामने लिख दिया कि ये इक्वेशन को किस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसको भी समझने की कोशिश कर लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ इन इक्वेशन, जो भी ये इक्वेशन देखिए मैक्सवेल ने 4, पहली इक्वेशन मैंने आपको बता दी, दूसरी बता दी, तीसरी बता दी, चौथी बता दी। पहले इक्वेशन में क्या था मैंने आपको बता दिया कि जो गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था वही लिखा है, वही मैक्सवेल ने भी लिखा है कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी ए क्या होता है आप अच्छे जानते हैं, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पहले भी आपको मैं बता चुका हूं। यहाँ पे दूसरे फॉर्म में लिखा है डेल, इसको बोलते हैं डेल डॉट ई, या फिर इसको डाइवर्जेंस ऑफ ई बोलते हैं। डाइवर्जेंस का मतलब होता है किसी सरफेस से बाहर निकलना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, जो भी हो, इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं। आपको याद रखना डाइवर्जेंस मतलब होता है बाहर निकलना। तो किसी सरफेस से जाने वाली जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट करके निकलती है। रो मतलब आप समझते हो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ऐसी गॉस लॉ मैग्नेटोस्टैटिक में आप पढ़ चुके हैं, बी डॉट डी ए वाला, ये मैं आपको सारी बातें समझा चुका हूं। अब इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं पहले फटाफट। क्या चीजें हैं, जो पहली वाली इक्वेशन है ना, जो मैक्सवेल की जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, अगर आपके पास बोर्ड में मैक्सवेल की इक्वेशंस आती हैं तो आपको सीधा क्या करना है, मैक्सवेल की इक्वेशन में ये वाली लाइन लिख के आ जानी है। अगर बोलेगा मैक्सवेल की इक्वेशन दो फॉर गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आप ये लिख देंगे। अगर बोलेगा मैक्सवेल की इक्वेशन दो फॉर गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, तो आप ये वाली इक्वेशन लिख देंगे। ये जो डेल वाली है ना, इनको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो आप जब कभी हायर क्लास में जाएंगे, हायर पढ़ाई स्टडी करेंगे, तो आपको वहां पे समझ में आएंगी जरूर। फैराडे का जो लॉ है, अगर ऐसा पूछेगा कि मैक्सवेल की इक्वेशन जो है फैराडे के लॉ के लिए क्या है, वो आपको ये वाली इक्वेशन लिख के आ जानी है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। फिर उसी तरीके से अगर एम्पियर का लॉ पूछेगा मैक्सवेल की इक्वेशन के फॉर्म में, तो आपको लिखना है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एप्सिलॉन नॉट डी फाइव ई अपॉन डी टी। और इस पूरे टर्म को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट भी बोलते हैं। अब इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड विच ओरिजिनेट, है ना। कुल मिला के देखो यहाँ पे जो है ना, पहले वाली इक्वेशन क्या बताती है, इलेक्ट्रिक चार्ज और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जनरेट हुआ, देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब पहले एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। उन दोनों में जो रिलेशन है वो बताता है पहले वाला लॉ। मैक्सवेल की जो फर्स्ट इक्वेशन वो ये बताती है, क्या बताती है, देखो अच्छे समझ लो, इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके कारण होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, उन दोनों के बीच का रिलेशन। दूसरा वाला जो लॉ है वो क्या बताता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या दूसरा वाला जो लॉ है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक, वो क्या बताता है आपको, यानी कि मैक्सवेल की जो सेकंड इक्वेशन है वो आपको क्या एक्सप्लेन करती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और क्या एक्सप्लेन करती है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। याद रखना है आपको सारी चीजें मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी कभी एक नंबर के एमसीक्यू में ये पूछ ली जाती है। और फैराडे का जो लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, मैक्सवेल ने उसको बिल्कुल फैराडे के लॉ की तरह ही लिखा है, यानी कि उसने उसमें कोई भी चेंज नहीं किया। वो क्या बताता है हमें, द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसिंग विद वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना है आपको, ये क्या बताता है, द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन किसके साथ, इंड्यूसिंग विद वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आपको अच्छे से देखो, मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, इस बात का मतलब हम समझ लेते हैं, कहीं पर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ऐसा किसने बताया था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा था कि अगर
क्या बोला कि अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का उस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रिलेशन है, वो ये वाली लॉ एक्सप्लेन करता है। एम्पियर का लॉ है वो क्या एक्सप्लेन करता है, द रिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसिंग विद वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये क्या बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन बताता है, किससे बताता है, इंड्यूसिंग विद वेरिएबल इसको इलेक्ट्रिक फील्ड आप कर दो, यहाँ पे ईएफ कर दो, ठीक है। कहीं पे अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ऐसा मैक्सवेल ने बोल दिया था। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का उस जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है, वो आपको ये फोर्थ लॉ या फिर फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल बताती है, ठीक है ना। अगर आपको मैक्सवेल की क्वेश्चन आएगी, आपको क्या लिखना है मैंने आपको समझा दिया। मैक्सवेल की जनरल इक्वेशन पूछेगा गॉस लॉ के लिए ये वाली लिख देना, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक के लिए पूछेगा ये लिख देना, फैराडे लॉ के लिए पूछेगा ये लिख देना, एम्पियर के लॉ के लिए पूछेगा ये लिख देना। और इनका मीनिंग क्या होता है, यानी कि इनका एक्सप्लेनेशन क्या है, इन इक्वेशन से क्या क्या चीजें हमें समझ में आती है, वो चीज मैंने आपके यहाँ पे लिख दी। तो ये था आपके लिए मैक्सवेल की 4 इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए इक्वेशन रहने वाली।